हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 25 यानी कि जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज को लेकर बात करता है उसको हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट पार्ट में यानी कि 2 पार्ट पहले स्टार्ट किया था और 2 पार्ट अभी तक हम इसके जो है वो देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में बात की है, जैसे कि आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, हमने बात करी थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की, इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट था हमारा जो 2002 का, फिर हमारा एक फॉरेस्ट राइट एक्ट था 2006 का, उसके बारे में बात करी, फिर एक ग्रीन हाईवे को लेकर पॉलिसी बनाई गई थी 2015 में, उसके बारे में बात करी, फिर हमने केमिकल सेफ्टी को लेकर भी कुछ रूल्स बनाए गए थे, उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है ना। आज हम लोग जो है इसी कोर्स में इसी चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ और एक्ट्स के बारे में जो बात लिखी गई है यहाँ पर उनको लेकर अपना डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस बिना किसी ऐड के यानी कि ऐड फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में, जिनको आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको करना क्या होगा, वेबसाइट पर जो कोर्स है उसमें एनरोल करना पड़ेगा। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप एनरोल कीजिए। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में कोर्स अवेलेबल है और वहाँ से आपको ये सारे बेनिफिट्स या जो फ़ायदे हैं वो मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग अपना जो डिस्कशन है चैप्टर 25 को लेकर एक्ट्स एंड पॉलिसीज पार्ट 3 में इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन को लेकर। ठीक है, CRZ का कंसेप्ट है जो 2011 में आया है, इसको लेकर नोटिफिकेशन 2011 में जारी की गई थी। और उसके बाद इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मतलब क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, किस तरीके से ये पूरा है वो हम देखेंगे। ठीक है, CRZ की जो नोटिफिकेशन है या जो CRZ का एरिया है वो 1991 की जब नोटिफिकेशन आई थी तब क्लासीफाई किया गया था एज CRZ1। ठीक है, दैट इज इकोलॉजिकल सेंसिटिव। CRZ2 जो है दैट इज बिल्ट अप एरिया, CRZ3 जो है वो रूरल एरिया और CRZ4 जो है वो वाटर एरिया के तहत। इसके बाद 2011 का जो नोटिफिकेशन आया, ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन पहले किया गया था उसको रिटेन किया गया, यानी कि वो जैसा था वैसा ही है। ओनली चेंज क्या है, इंक्लूजन ऑफ CRZ4 विच इंक्लूड्स द वाटर एरियाज अप टू द टेरिटोरियल वाटर्स एंड टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज। ठीक है, यानी कि CRZ4 जो है वो इसमें ऐड किया गया। ठीक, और साथ ही साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ सेपरेट ड्राफ्ट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, यानी कि सारी की सारी वाटर बॉडीज के बारे में जो बात की जा रही है वो यहाँ पर है, कोस्टल रेगुलेशन जोन में बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा आइलैंड्स है, स्पेसिफिकली जो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, उनको लेकर एक अलग से बनाया गया, दैट इज आइलैंड प्रोटेक्शन जोन की जो नोटिफिकेशन है वो अलग से दी गई। अब वो क्यों दी गई, उसके पीछे कारण क्या था, उसको हम आगे जाके जब ये आइलैंड प्रोटेक्शन जोन के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये जो CRZ 1, 2, 3, 4 है इनके बारे में समझते हैं। तो CRZ1 क्या है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है एंड द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दैट प्ले अ प्राइमरी रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कोस्ट। ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया और जहां पर ऐसे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि इंटीग्रिटी ऑफ द कोस्ट को मेंटेन करने में मुख्य भूमिका या प्राइमरी रोल निभाते हैं, वो इस एरियाज में, मतलब वो एरिया जो है वो CRZ1 कहलाएगा। ठीक है, अगर मैनग्रूव्स की हम बात करते हैं तो मैनग्रूव में अगर एरिया 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया है तो 50 मीटर का बफर एरिया जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस नोटिफिकेशन के थ्रू। अगला है कोरल और कोरल रीफ्स एंड एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी, ये भी इसका पार्ट है। सैंड ड्यून्स जो है ये भी इसका पार्ट है। मड फ्लैट्स जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव है वो भी इसका पार्ट है। नेशनल पार्क, मरीन पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स and other protected areas under the provision of Wildlife Protection Act 1972, the Forest Conservation Act of 1980 or the Environment Protection Act 1986
6 इंक्लूडिंग द बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व ये सारे के सारे भी किसके अंतर्गत हैं? ये सारे के सारे CRZ1 में आएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें सॉल्ट मार्शेस जो है, टर्टल के जो नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, हॉर्स शू क्रैब का जो हैबिटेट है, सी ग्रास के बेड है, बर्ड्स के जो नेस्टिंग ग्राउंड है, ये सब भी इसमें आएंगे। और एरियाज और स्ट्रक्चर ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड हेरिटेज साइट्स दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर CRZ1। ठीक है, इसके बाद अगर हम लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच के एरिया की बात करते हैं तो यहां पर क्या चीजें होंगी? ठीक है ना, लो टाइड और हाई टाइड लाइन क्या होती है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। लो टाइड और हाई टाइड्स दो प्रकार के टाइड होते हैं। ठीक है ना, मतलब आपको पता है कि जब पानी ज्यादा होता है तो दैट बिकम्स अ हाई टाइड, जब पानी कम होता है तो दैट इज अ लो टाइड। तो जिस लेवल तक पानी हाई टाइड के केस में पहुंचता है उसको बोला जाता है हाई टाइड लाइन, और जिस लेवल तक पानी जो है वो लो टाइड के केस में पहुंचता है उसको बोला जाता है लो टाइड लाइन। तो इनके बीच का जो एरिया है वहां पर क्या एक्टिविटीज की जा सकती हैं, क्या नहीं की जा सकती हैं, वो यहां पर इस नोटिफिकेशन के थ्रू मेंशन किया गया है। ठीक है, द एक्टिविटीज परमिटेड इन द CRZ1 अंडर द 2011 नोटिफिकेशंस आर, क्या है कि कोई भी नया कंस्ट्रक्शन जो है वो परमिट नहीं है। ठीक है, परमिटेड नहीं है कहां? CRZ1 में, एक्सेप्ट यानी कि ये जो नीचे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ यही CRZ1 में इनको लेकर परमिशन मिली हुई है, बाकी और कोई भी नया कंस्ट्रक्शन CRZ1 एरियाज में नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि सबसे पहला तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से संबंधित अगर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगला है पाइपलाइंस, कन्वेइंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइंस, ये भी बनाई जा सकती है। फैसिलिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटीज परमिसेबल अंडर CRZ1, ये भी हो सकता है। वेदर रडार का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है साइक्लोन मूवमेंट के मॉनिटरिंग करने के लिए और प्रेडिक्शन करने के लिए बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD के द्वारा। इसके बाद ट्रांस हार्बर सी लिंक बनाया जा सकता है या फिर रोड बनाए जा सकते हैं स्टिल्ट्स और पिलर्स में, लेकिन जो टाइडल फ्लो ऑफ वाटर है बिटवीन दी हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन उसको इफेक्ट किए हुए बिना। ठीक है, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट की बात यहां पर की जा रही है जिसको परमिशन दी गई है ओनली एट नवी मुंबई। ठीक, इसके बाद लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में जो एरियाज हैं विच आर नॉट इकोलॉजिकली सेंसिटिव दी फॉलोइंग में बी परमिटेड। देखिए, हमने ऊपर जो बात करी, हमने सबसे पहले यही बात करी है कि CRZ1 क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, और हमने हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में कौन कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है वो बता दिया, यानी कि इसके अलावा सारी एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। तो यहां पर अब लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में कुछ ऐसा एरिया भी हो सकता है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव ना हो, तो वहां पर क्या एक्टिविटीज परमिट की गई है वो देखिए। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस है उसकी खोज की जा सकती है, और अगर वहां पर गैस मिलती है तो उसको वहां से निकाला भी जा सकता है, उसकी एक्सट्रैक्शन भी की जा सकती है। ठीक है, डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, पब्लिक रेन शेल्टर, कम्युनिटी टॉयलेट्स, ब्रिजेस, रोड्स, जेटीज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, ये सारी की सारी चीजें जो है इनका भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इन सब की जरूरत किसके लिए पड़ती है? आर रिक्वायर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ ट्रेडिशनल इनहेबिटेंट्स लिविंग विद इन द बायोस्फीयर रिजर्व आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न CZMA, यानी कि जो ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी इनसे अप्रूवल लेके जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए ये सारी की सारी चीजें, यानी कि डिस्पेंसरी, स्कूल है ना, टॉयलेट्स, ब्रिजेस, ये सब चीजें जो है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद इन एरियाज में सॉल्ट वाटर हार्वेस्टिंग भी की जा सकती है। सॉल्ट हार्वेस्टिंग की जा सकती है बाय सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके उसकी वाष्पीकरण करके उसमें से सॉल्ट जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर सिमिलरली डिसैलिनेशन प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा सकते हैं जिससे हम जो समुद्र का खारा पानी या सॉल्टी वाटर या सलाइन वाटर होता है उसमें से सॉल्ट को अलग कर सके, तो उसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद नॉन हजार्डियस कार्गो जो है, जैसे कि जो एडिबल ऑयल का कोई कार्गो है, फर्टिलाइजर का कोई कार्गो है या फिर फूड ग्रेन का कोई कार्गो है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं विद इन दी नोटिफाइड पोर्ट्स। इसके बाद ट्रांस हार्बर सीलिंग्स बनाने की बात यहां पर भी की जा रही है। रोड्स ऑन स्टिल्ट्स एंड पिलर्स बना सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप ये चीजें आप यहां पर बिल्कुल क्लियरली समझ गए कि CRZ1 में क्या क्या होता है। इसके बाद CRZ2 की अगर हम बात करें तो ये वो है द एरियाज विच आर डेवलप्ड अप टू और क्लोज टू द शोर लाइन एंड फॉलिंग विद इन द म्युनिसिपल लिमिट्स, यानी कि जो शोर लाइन है, जो तट है, उसके पास का एरिया है ये। ठीक है, जो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंतर्गत आता है। बिल्डिंग्स आर परमिसेबल ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द एग्जिस्टिंग रोड, ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर एंड हजार्डियस लाइन वेयर देयर आर नो ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग जो है वो ऐसे साइड में बनाई जा सकती है जो एग्जिस्टिंग रोड है या कोई ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर या हजार्डियस लाइन है उसके लैंडवर्ड साइड में, यानी कि लैंड की तरफ को बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है जहां पर कोई ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर
नहीं है, ठीक है। अदर एक्टिविटीज जैसे कि डिसैलिनेशन प्लांट या स्टोरेज ऑफ नॉन हजार्डियस कार्गो, इनको भी परमिट किया गया है इन द CRZ2, ठीक। इसके बाद CRZ3 की अगर हम बात करें तो द एरियाज दैट आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड and do not fall under either in category 1 or category 2 and also include rural and urban areas that are not substantially developed। तो ये सारा का सारा एरिया किसमें आएगा? CRZ3 के अंतर्गत। All activities or permissible activities for CRZ3 as listed in the CRZ notification 1991 are retained in the notification, ठीक है। ये सारी की सारी एक्टिविटी जो भी इस नोटिफिकेशन में दी गई है 1991 के, वो यहां पर रिटेन की गई है, ठीक। Between 0 to 200 meters from the high tide line is a no development zone, ठीक है। हाई टाइड लाइन जो है उससे 0 से 200 मीटर तक, यानी कि 200 मीटर के दायरे तक नो डेवलपमेंट जोन है, जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक। कुछ एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से संबंधित, हॉर्टिकल्चर, गार्डन से संबंधित, पास्चर, पार्क्स, प्ले फील्ड, फॉरेस्ट्री, प्रोजेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स, सॉल्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम सी वाटर and facilities for receipts, storage, regasification of petroleum products and liquefied natural gas, facilities for generating power by non-conventional energy sources and certain public facilities may be permitted in this zone। तो इस जोन में क्या क्या एक्टिविटीज परमिटेड है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। ये बात हमने करी है 0 से लेकर 200 मीटर तक हाई टाइड लाइन से, ठीक है। अब इसके आगे के एरिया में अगर हम बढ़े तो 200 से 500 मीटर तक की बात करें अगर हाई टाइड लाइन में, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ हाउसेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज वो हो सकता है। टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट नवी मुंबई, फैसिलिटीज फॉर रिसीट, स्टोरेज, डीगैसिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। स्टोरेज ऑफ नॉन हजार्डियस कार्गो, डिसैलिनेशन प्लांट्स, फैसिलिटीज फॉर जनरेटिंग पावर बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर परमिसेबल। तो CRZ में ये सारी एक्टिविटीज परमिसेबल की जा रही हैं, जो आपका हाई टाइड लाइन है उससे 0 से 200 मीटर में कौन सी एक्टिविटीज है, 200 से 500 मीटर में कौन सी एक्टिविटीज है, वो आप यहां पर समझ गए, ठीक है। इसके बाद CRZ4 की बात करें तो ये क्या है? द एक्वेटिक एरिया फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू टेरिटोरियल लिमिट्स इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ द टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडी, ये कहलाता है आपका क्या? CRZ4, ठीक। CRZ4 एरियाज में ट्रेडिशनल फिशिंग और अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि ट्रेडिशनल फिशिंग जो है और उससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज है उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि लोकल कम्युनिटीज के द्वारा की जा रही है, ठीक है। लेकिन कोई भी अनट्रीटेड सीवेज है या कोई एफ्लुएंट वगैरह है या सॉलिड वेस्ट है, उसको जो है आप इन एरियाज में छोड़ नहीं सकते, मतलब लेट ऑफ नहीं कर सकते हैं और वहां पर डंप भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज जनरेटिंग फ्रॉम द सिटी मस्ट बी फॉर्मुलेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड बी इंप्लीमेंटेड विद इन 2 ईयर्स देयर आफ्टर। यानी कि शहरों से जो भी सीवेज वगैरह जनरेट हो रहा है उसके ट्रीटमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। कब? जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके 1 साल के अंतर्गत और 2 साल के अंतर्गत उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू द यहां पर दिया गया है इन द CRZ4 एरियाज में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो नया नोटिफिकेशन आया, यानी कि जो 2011 का नोटिफिकेशन आया, उसमें नए प्रोविजंस या प्रावधान क्या ऐड किए गए, ठीक है। जो एंटायर वाटर एरिया है जो इंक्लूड करता है 12 नॉटिकल माइल्स को इन द सी एंड द एंटायर वाटर एरिया ऑफ टाइडल वाटर बॉडी जैसे कि क्रीक, रिवर, एस्चुरी विल बी रेगुलेटेड बाय द नोटिफिकेशन। यानी कि ये सारा का सारा एरिया भी जो है अब वो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। In order to safeguard livelihood and property of local communities, including the infrastructure along the coastal areas, the hazard line as has been introduced, which will be demarcated by the officers of the Survey of India। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनकी प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड को सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज, यानी कोस्टल एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंक्लूड करते हुए हजार्ड लाइन एक इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। और वो हजार्ड लाइन कौन बताएगा? उसको डिमार्केट किया जाएगा जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कीपिंग इन व्यू द एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज, एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए स्पेशल डिस्पेंसेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू ग्रेटर मुंबई, केरला, गोवा एंड क्रिटिकली कोस्टल वल्नरेबल एरिया सच एज द सुंदरबंस। तो इनको क्या दिया गया है? स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया गया है। In view of the erosion experienced along the coastal areas due to man-made interventions, the shoreline will be mapped using up-to-date satellite images, and the shorelines will then be subsequently classified as high eroding, medium eroding, and low or stable stretches। ठीक है, यानी कि जो man-made interventions की वजह से, यानी कि जो human interventions की वजह से जो coastal areas में erosion वगैरह होता है, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाएगा?
मैपिंग की जाएगी, ठीक है, अप टू डेट मैपिंग की जाएगी, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह लिए जाएंगे और उसी के आधार पर जो शोर लाइंस वगैरह हैं उनको क्लासिफाई किया जाएगा एज हाई इरोडिंग, मीडियम इरोडिंग या फिर जहां पर इरोजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यानी कि लो और स्टेबल स्ट्रेचेस, ठीक है। और नो फॉर शोर डेवलपमेंट, फॉर शोर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो शोर पे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो हाई इरोडिंग एरियाज में बिल्कुल भी परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हाउसिंग फॉर फिशिंग कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल कोस्टल कम्युनिटीज, द नो डेवलपमेंट जोन विच इज ऑफ 200 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू 100 मीटर, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि नो डेवलपमेंट जोन में तो आप कुछ भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल फिशिंग कम्युनिटीज है या फिर जो बाकी ट्रेडिशनल कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनके लिए घर वगैरह की जरूरत है ना, तो उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। अब जगह अगर ज्यादा चाहिए तो इसीलिए क्या किया गया है, जो ये नो डेवलपमेंट जोन था जो हमने देखा था पीछे कि हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक था, उसको हमने क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया है 100 मीटर तक। तो दिस वाज सम ऑफ द सिग्निफिकेंट न्यू प्रोविजंस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 2011 नोटिफिकेशन ऑफ CRZ, दैट इज कोस्टल जोन रेगुलेशन, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। आई होप यहां तक चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया था आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, ठीक है, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2011, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल तो यही आता है जो आप लोगों के मन में भी ऊपर आया होगा या मैंने आपसे पूछा भी था कि ऐसा क्यों किया गया है ना। कोस्टल एरियाज की बात तो यहीं पर हमने कर ली है CRZ में, फिर ये आइलैंड प्रोटेक्शन जोन अलग से नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब ये इसलिए जरूरत पड़ी, देखिए अंडमान एंड निकोबार अगर हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो वहां पर 500 आइलैंड्स हैं, ठीक है, और 30 आइलैंड है लगभग कहां पर, हमारे जो लक्षद्वीप है वहां पर। अब ये जो दो ग्रुप ऑफ ओशियनिक आइलैंड्स हैं, दे आर द होम टू सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट थ्राइविंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और यहाँ पर कंट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है वो इन्हीं दो आइलैंड ग्रुप्स में है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, दे आर नोन फॉर देयर टेरिस्ट्रियल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी, वहां पर टेरिस्ट्रियल और मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें फॉरेस्ट एरिया कितना है, वो कवर करता है 85% ऑफ द अंडमान एंड निकोबार के ज्योग्राफिकल एरिया का। वाइल लक्षद्वीप जो है वो एक कोरल आइलैंड है, ये हमें पहले से पता है, ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ दीज आइलैंड्स आर सो स्मॉल दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द 500 मीटर्स कोस्टल रेगुलेशन जोन रेगुलेशंस ओवरलैप, क्योंकि ऊपर हमने जो बात करी थी कि 0 से 200 मीटर, 200 से 500 मीटर, तो 500 मीटर का जो हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन में बात की थी वो, क्योंकि ये कुछ जो आइलैंड है वो इतने छोटे हैं कि वहां पर ये 500 मीटर में तो वो पूरा का पूरा आइलैंड ही कवर हो जाएगा, है ना। तो फिर वहां पर तो मतलब क्या होगा, ये पूरे का पूरा आइलैंड में ही कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए अलग से जो है ये नोटिफिकेशन आइलैंड प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यही चीज यहां पर लिखी भी गई है कि हेंस अ सेपरेट नोटिफिकेशन इज बीइंग इशूड व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर आइलैंड एक्सेप्ट फॉर 4 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार व्हिच इंक्लूड नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और ग्रेट निकोबार। इनको अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी आइलैंड्स हैं उनके ऊपर ये आइलैंड प्रोटेक्शन जोन लागू होता है। अब यहां पर क्यों नहीं लागू होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर जो CRZ का वो 500 मीटर वाला क्राइटेरिया है उससे भी काम चल जाता है। इसके बाद जो IPZ नोटिफिकेशन 2011 है, इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात कर ले तो क्या है, टू एंश्योर द लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू द फिशिंग कम्युनिटी, जो फिशिंग कम्युनिटीज है उनको लाइवलीहुड की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्राइबल्स को भी, और बाकी जो लोकल कम्युनिटीज है जो इस कोस्टल एरियाज में रह रही हैं उन सभी के लिए ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो कोस्टल स्ट्रेचेस हैं उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। डेवलपमेंट को प्रमोट करना है इन अ सस्टेनेबल मैनर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट करना है सस्टेनेबल मैनर में, टेकिंग इनटू अकाउंट द डेंजर्स ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स इन द कोस्टल एरियाज एंड सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये चीज का ध्यान रखते हुए कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं यानी कि जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं उनका भी खतरा रहता है, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो सी लेवल का राइज हो रहा है और उससे जो भी तकलीफ आ सकती है उन सब का भी ध्यान रखते हुए क्या किया जा रहा है, हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है सस्टेनेबल मैनर में और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए, उनके ऊपर बेस करते हुए, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली जो कोस्टल एरिया से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं या जो आप कह सकते हैं पॉलिसीज वगैरह लाई गई हैं उनके बारे में बात करी है। अब अगले पार्ट में हम लोग जो है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे और कुछ हजार्डियस वेस्ट को लेकर अपना डिस्कशन आगे जारी रखेंगे, ठीक है। चलिए।
तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो हमसे पूछ सकते हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जाके आप लोग कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। एड फ्री वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों को वहां पर पूरी तरीके से मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहे तब उससे पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ईमेल आईडी दैट इज support@okul.co पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए, कोर्सेज के रिलेटेड फीडबैक देने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर। ये सारे के सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर में इसको हम इतना ही रख रहे हैं और अगले लेक्चर में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।